अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में शाद और आबाद रखे। तो बात करते हैं DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दो टोक मौक़िफ़, वो सारा जो गुफ्तगू हुई है उस पर बात करते हैं। नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ दुबई पहुँच चुके हैं। आसिफ अली ज़रदारी हैं, बिलावल भुट्टो भी वहाँ पहुँच चुके हैं। एक मुलाकात मरीम नवाज़ की आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो से हो चुकी है, और शाही ख़ानदान से, शरीफ ख़ानदान की मुलाकातें हैं। बाकी पार्टी लीडर्स भी दुबई पहुंच रहे हैं। तो मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, और वज़ीर आला पंजाब के हवाले से जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइमिंग, मोहम्मद ज़ुबैर का जो बयान सामने आया है, इस पर बात करते हैं। और लास्टली ये जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का भी अमेरिका का विजिट है, इसमें उनकी बहुत सारी डिफेंस डील्स हुई हैं। वापसी पे वो इजिप्ट रुके नरेंद्र मोदी, लेकिन एक जो चीज़ मुझे बहुत उसमें यानी कंसर्न कर रही है, वो उनके एक ड्रोन प्रोग्राम है जो डील हुई है, जो अब इंडिया को ड्रोन्स मिलेंगे, उस पर बात करते हैं कि हमारे लिए वो क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर नज़र रखना और हमारी तैयारी क्या है। लेकिन सबसे पहले DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें यकीनन वही जो तवक्कुआत थी, वही एक्स्टैब्लिश्ड जो मौक़िफ़ है, वही उसका रीअश्योरेंस दी गई 9 मई के हवाले से। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि वो बताया गया ऑन द रिकॉर्ड कि 1 लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर्स, यानी इस बड़े ओहदों के यानी ऑफिसर्स जिनकी ज़िंदगियां लगी होती हैं फ़ौज में, सर्विस के बाद कोई लेफ्टिनेंट जनरल बनना मजाक नहीं होता, तो हमारे सिस्टम में ख़ास तौर पे, तो उसमें जब इस सतह के ऑफिसर्स को माफ़ नहीं किया जा रहा, और एक 4 स्टार जनरल की नवासी और एक 4 स्टार जनरल का दामाद हिरासत में है, तो जब बताया यह गया है कि जब इस तरह मकाम के जो सीनियर लोग हैं, जब इनको माफ़ नहीं किया गया और एक्शन कंप्लीट हो गया हुआ है, यानी उन्होंने बताया कि कर दिया गया है नौकरी से फारिग, तो जब वहाँ पे नाम लेकर उन्होंने बताया कि इन लोगों को नहीं छोड़ा जा रहा, तो फिर बाकी तो खैर किसको छोड़ा जाना, किसको माफ़ी मिलेगी। बिल्कुल ठीक बात है। ये बात DGISPR की कि अगर इनको छोड़ा गया या आगे मतलब इस तरह की इनको रिलैक्स किया गया या इसको अवॉइड कर दिया गया, तो इससे फिर इस तरह की एग्रेशन से, खाना जंगी से जो दावत दी जा रही है 1 साल से, खाना जंगी डिसिप्लिन तोड़ने की, तो ये वो मकाम है जहां से फॉरेन एग्रेशन को दावत दी जाती है। ये बिल्कुल ठीक बात है, यही होता है। जब किसी जगह खाना जंगी हो जाएगी मेरे भाई, तो फिर क्या होगा? फॉरेन एग्रेशन आ जाएगी, उधर वेस्ट से तालिबान आ जाएंगे अपना इलाका क्लेम करने के लिए, फिर कोई भी आ सकता है, भारत भी आ सकता है। आई डोंट मतलब फिर तो कुछ भी हो सकता है ना। फिर तो जहां जो आपका बॉर्डर जहां से मिलता है वो फिर आएंगे, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के नाम पे आएंगे लोग। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, तो बड़ी अच्छी बात है कि उनको इसका एहसास है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो की पॉइंट्स हैं वो हैं कि उन्होंने बार बार ये कहा है कि सहूलतकारों को नहीं छोड़ा जाएगा, यानी जो मास्टरमाइंड हैं वो भी, प्लानर्स को भी, एग्जीक्यूटर्स को भी, लेकिन जो सहूलतकार हैं, और उसके साथ उतनी ही तवज्जो और उतना ही फोकस उन्होंने फेक प्रोपेगेंडा, झूठे प्रोपेगेंडा और झूठा ये जो फैक्ट्रियां हैं, झूठ की फैक्ट्रियां, इसको फोकस करके उन्होंने बाकायदा 2 इश्यूज को एड्रेस किया है। अच्छा, तो जिसका मतलब यह है कि सहूलतकार कौन है इमरान खान का, आप बता दीजिए। साकिब निसार से लेकर शुरू हो जाए, और साकिब निसार का सारा गिरोह, उमर अता बंदयाल जिसके सरबराही कर रहा है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अलहदा है, मुनीब अलहदा, एजाजुल हसन, ये वो बंदयाली टोला है जो सहूलतकार के नाम से जाना जाता है। इन जजों को सहूलतकार कह के पुकारा जाता है। तो इन जजों को जो रिलीफ मुस्तकिल दे रहे हैं, आइन तोड़ रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं इमरान खान को प्रोटेक्ट करने के लिए, गुड टू सी यू, याद है ना आपको, 9 मई के फौरन बाद इमरान खान को देख के बंदयाल ने कहा था, तो इनको सहूलतकार कहा जा रहा है। तो DGISPR ज़ाहिर नाम तो ओहदे का या उस तरह नहीं लेंगे, तो सहूलतकार का जो लफ्ज़ बार बार उन्होंने इस्तेमाल किया, इसका मतलब कि ये जजेस बंदयाल और उसके हम ख्याल, इनको लग पता जाएगा जो उन्होंने काम किया है, और ये लगना भी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, फेक प्रोपेगेंडा और झूठा मीडिया, बात यह है कि सोशल मीडिया तो पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल ठीक बात है कि उसको लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं ना। बाकी दुनिया का प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन दुनिया उसको काउंटर भी कर रही है ना, उसका कोई सद्देबाब कर रही है ना, तो पाकिस्तान को भी ये करना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि ये रियलाइजेशन वहां मौजूद है कि इसका करना पड़ेगा। अच्छा, सोशल मीडिया का सद्देबाब तो बिल्कुल ठीक है, ये अकेली फौज का या हुकूमत का काम नहीं है, ये साझेदारों का है। लेकिन कानून की हुक्मरानी, जब तक सोशल मीडिया पर बैठकर भौंकने वाले, बकवास करने वाले, बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले, उनके जो थंबनेल है मेरे भाई, उनके चैनल्स के ऊपर रिकॉर्ड, उनके अपने वीलॉग, उनके खिलाफ सबूत है, क्या सबूत चाहिए? और तो उनके खिलाफ कार्रवाई, अब सबके खिलाफ अगर नहीं हो सकती तो चंद के खिलाफ कार्रवाई, ताकि बाकियों को मैसेजेस मिले। एक तो ये इसका इलाका, कानून की हुक्मरानी, इंतकामी कोई कार्रवाई नहीं है, कानून की हुक्मरानी। कि आपने इस फलाने वीलॉग में ये झूठ बोला
کہ مارشل لا لگ گیا یا جنرل عاصم منیر نے استعفیٰ دے دیا, تھم نہیں لگے ہوئے ہیں نا, شہباز شریف کو گرفتار کر لیا گیا. یہ جو اس طرح کی گفتگو ہے, اس کے ساتھ کون سی اکانومی چلتی ہے اس جھوٹ کے ساتھ؟ تو ایک تو قانونی کارروائی ادھر سے سوشل میڈیا. اچھا دوسری چیز ہے ریگولر یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا میں جو جھوٹا پروپیگنڈا بیٹھے ہوئے یہ جو کر رہے ہیں, کوئی 2014 سے بیٹھا ہے, کوئی 2011 سے بیٹھا ہے, کوئی 7 سال سے کر رہا ہے, کوئی 6 سال سے کر رہا ہے, ان میں سے وہ تمام لوگ جن کو اپنی منافق لوگ, جن کو وہ یعنی جو نوکری بچانے کے لیے, شو بچانے کے لیے اس وقت پینترا بدل گئے ہیں اور کچھ یعنی خاموش ہو گئے ہیں, یہ ان کے دلوں میں اور ان کی نیتوں میں وہ وہی نفرت پہلے والا موجود ہے. جب تک ان کو وہاں بٹھایا ہوا ہے, میری سمجھ سے باہر ہے کہ جھوٹ کی فیکٹریاں, جھوٹے نیوز چینل وہ چل رہے ہیں, وہی جھوٹے بولنے والے, فساد کرنے والے, جھوٹ بولنے والے اسٹیبلشڈ لوگ جو یعنی فساد کو ہوا دیتے ہیں وہ بیٹھے ہیں, یعنی بیٹھے. مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کرنے سے کون روک رہا ہے؟ الیکٹرانک جو ریگولر میڈیا ہے انہیں بند کرنے سے کون مطلب روک رہا ہے؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے. لیکن یہ جھوٹ کی فیکٹریاں بند کرنی پڑیں گی. یہ موجودہ حکومت کر لے, یہ الیکشن کے بعد آنے والی حکومت کر لے, اس کے ساتھ آپ کوئی نظام نہیں چلا سکتے, دنیا میں کہیں نہیں چل سکتا. تو یہ جھوٹ کی فیکٹریاں اور ان کو بند کرنا پڑے گا. آگے چلتے ہیں. دیکھیے نواز شریف کا جو آپ دیکھ رہے ہیں پروٹوکول, وہ دبئی میں متحدہ عرب امارات میں شاہی خاندان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں, مریم نواز کا وہاں پہنچنا, پھر پیپلز پارٹی کی قیادت کا وہاں پہنچنا. تو ایک تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اب الیکشنز اور حلقہ بندی اور ٹکٹس وغیرہ وہ ان کے اپنے مسائل ہیں, پھر وہ ظاہر ہے وہ اس پہ گفتگو ہوگی. لیکن اصل چیز محمد زبیر کا وہ بیان ہے جو یعنی اس ٹائمنگ اس کی دیکھیے, وہ ترجمان ہے نواز شریف اور مریم نواز کے, یہ عہدہ ان کے پاس رہا ہے. اور وہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مریم نواز بہترین انتخاب ہے, تو اس کا مطلب ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ فیصلہ, یہ تجویز, یہ وہاں پہ موجود ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ اس سے بہترین فیصلہ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو اس کی لاجیکل وجہ بتا دیتا ہوں. نون لیگ کا جو ووٹ بینک ہے, اب اس بحث میں بھی یعنی وہ فضول ہے کتنا ووٹ بینک ہے, 2/3 میجورٹی والا ووٹ بینک ہے یا سمپل میجورٹی والا ووٹ بینک ہے. جتنا بھی ووٹ بینک ہے وہ ووٹ بینک ہے نواز شریف کا, اور نواز شریف کے بعد وہ ووٹ بینک ہے مریم نواز کا. یہ ہیں وہ دو لوگ جن کا یہ ووٹ بینک ہے. اچھا, تو جن کا یہ ووٹ بینک ہے یعنی نواز شریف اور مریم نواز, اب عقل کا تقاضا, انصاف کا تقاضا, سیاست کا تقاضا, ذمہ داریوں کا تقاضا, حقیقت کا تقاضا, ان سب کو آپ ملا لیں. تقاضا یہ ہے کہ پھر اہم ترین ذمہ داریاں بھی انہیں دونوں کے پاس ہونی چاہیے, کیونکہ ووٹ بینک ان کا ہے تو نقصان بھی ان کا ہوگا. اگر یہ ڈیلیور نہ کر پائی آنے والی گورنمنٹ, تو جیسے پچھلے 1-1.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, وہ جو جھاڑو پھرا ہے, جتنا بھی نقصان سیاسی ہوا ہے نون لیگ کے ووٹ بینک کا, وہ ووٹ بینک کا جو نقصان ہوا ہے اس کو ریکور کس نے کرنا ہے؟ وہ تمہارا مریم نواز یا نواز شریف. یہی کہا جا رہا ہے نا کہ نواز شریف واپس آئیں گے تو پارٹی میں جان پڑے گی. تو اسٹیبلش ہو گیا کہ ووٹ بینک تو نواز شریف کا اور مریم نواز کا ہے. تو جب ووٹ بینک ان کا ہے تو پھر ذمہ داریاں بھی انہیں کو دینی چاہیے تاکہ پوری طاقت کے ساتھ. اچھا, دوسری بات یہ کہ مریم نواز وہ شخصیت ہے جس نے گزشتہ جو کالا اور تاریخ سیاہ دور تھا, جب مرجھائی بھی تھی پوری پارٹی, برباد ہوئے پڑے تھے سارے, 10 سالہ منصوبہ چمک رہا تھا, سورج سوا نیزے پہ تھا, تو اس وقت مریم نواز نے باہر نکل کے اپنی پارٹی کو زندہ رکھا, ان کو حوصلہ دیا, وہ اس جبر کے سامنے کھڑی ہوئی اور اپنی یعنی حوصلے کی مثال سے اس نے یعنی اپنی ثابت کر دیا یعنی کس طرح سے کندن بنا جاتا ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آئندہ الیکشن میں جو پارٹی کمپین ہوگی, کراؤڈ پولر ہے, وہ نواز شریف اور مریم نواز ہے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر جب مریم نواز آئیں گی, ایک تو جوان قیادت آئے گی, متحرک قیادت آئے گی, جس نے پارٹی کو سیاہ دور میں تازگی کے ساتھ زندہ رکھا, دلیری کے ساتھ زندہ رکھا. اسی دلیری کے ساتھ وہ جو مرجھایا ہوا صوبہ ہے پنجاب, وہ اس میں ایک نئی تازگی آئے گی, ایک نئی زندگی آئے گی. ظاہر ہے کہ باقی پارٹی اور سینئر قیادت مشورے کے لیے, رہنمائی کے لیے خود شہباز شریف صاحب اور ان کے علاوہ اور ساتھی وہ مریم نواز کی رہنمائی کر سکتے ہیں, گائیڈ کر سکتے ہیں. لیکن مریم نواز کو خود سیکھنا ہوگا. ظاہر ہے وہ غلطیاں بھی کریں گی لیکن وہ خود سیکھیں گی. اوپر نواز شریف وزیر اعظم, نیچے مریم نواز, یہ ہے اسٹیبلٹی. اور یہ غلط فہمیاں, یہ پارٹی بازیاں, یہ سیاسی یہ جھگڑے اس سے نکلنے کا اس سے اچھا راستہ نہیں ہے. ووٹ بینک جب ان کا ہے تو ذمہ داریاں بھی ان کی ہونی چاہیے تاکہ ان کو مکمل ایک جسے کہنا چاہیے گورن کرنے کا اور اپنے یعنی ڈیلیور کرنے کا مکمل موقع ہو. کیونکہ مثال کے طور پر نہیں کر پائے ڈیلیور, تو پھر یہ تو نہیں ہوگا نا کہ جی فلاں جگہ فلاں کو وزیر اعلیٰ بنا دیا تھا یا فلاں تھا اس وجہ سے نہیں ہو سکا. پھر براہ راست آنا چاہیے اور اب اس کمان کو مریم نواز کو اب اس پروسیس سے گزر کے یعنی سیکھنا چاہیے. تو یہ بہت اچھا میں سمجھتا ہوں کہ ہوگا, اور عقل کا تقاضا بھی یہی کہ ایسا ہی ہو. آخری بات میں کروں گا, یہ جو میں نے آپ سے ڈرونز کی بات کی, دیکھیے نریندر مودی کے باقی جو معاملات ہوئے امریکہ میں وہ اپنی جگہ ہیں. یہ جو ایک $3 بلین کی ایک
ड्रोन्स की फाइनली मुआहदा हुआ है जो अमेरिका बेचेगा भारत को, ये 30 ड्रोन्स हैं। ये जो ड्रोन्स हैं इनके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये एक तो प्रेडेटर 1 कहा जा रहा है, फिर उसी की एक नई दूसरी टेक्नोलॉजी है नंबर 2, और 3 तरह के ड्रोन्स हैं जो वो ऑफर कर रहे हैं। इनमें से एक वो है प्रेडेटर 2, गालिबन MQ कुछ उसका नाम है, ये आपको याद आ जाएगा। ये वो ड्रोन है जो अमेरिका ने इस्तेमाल किया था डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में, जो ईरानियन एक जनरल था ना, कासिम सुलेमानी, आपको याद है कासिम सुलेमानी, उसको जो हिट किया था, वो ड्रोन है। जो ये ड्रोन ऑपरेट करता है 50,000 फीट पर, 50,000 फीट पर, और इसके जो कैमरा और इसका जो लेंस है वो अगर आप निकाल के इसकी डिटेल पढ़ें तो कासिम सुलेमानी को जब इसने टारगेट किया था तो वो इतना शार्प उसके लेंस हैं, वो इतनी डिटेलिंग है, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है कि वो जो गाड़ियों का कॉन्वॉय जा रहा था, मालूम नहीं था कि कासिम सुलेमानी जनरल किस में है, तो वो ड्रोन का जो कैमरा था वो उसने उन गाड़ियों को यानी जूम इन करके वो गाड़ियों के अंदर बैठे हुए लोगों को उसने उस बुलंदी से उसने आइडेंटिफाई कर लिया। और पहली जिस गाड़ी को उसने देखा वहां पे कासिम सुलेमानी नहीं था, फिर दूसरी गाड़ी को देखा, वहां पे कासिम सुलेमानी उस गाड़ी में मौजूद था। उसकी उसने यानी फेशियल रिकग्निशन की, पीछे डाटा भेजा, कंफर्म किया कि इसमें कासिम सुलेमानी है। वहां पे फिर उसने वो हेल फायर मिसाइल जो है वो फायर किया और कासिम सुलेमानी जो है वो हलाक हुए। ये है, ये 50,000 फुट पे ड्रोन, ये जो है अब डील हुई है, ये 30 के करीब ड्रोन्स हैं। अच्छा, इनमें से कुछ ड्रोन तो इंडियन नेवी के पास पहले हैं, 2 हैं जो लीज पर उन्होंने लिए हुए हैं, अब ये 30 उनके पास आ जाएंगे। तो एक तो वो नेवी का उनका इस्तेमाल होगा, एक वो इस्तेमाल करेंगे यानी अपने चाइनीज बॉर्डर पे PLA यानी वहाँ देखने के लिए, और बाकी फिर जाहिर है कि हम हैं, फिर कश्मीर का बॉर्डर और बाकी पंजाब का और सिंध का बॉर्डर है। तो इस पर मेरा ख्याल है कि भोगी नज़र जो जिम्मेदार हैं दिफा के, लेकिन इस पर हमें, हमारे पास क्या है इसका तोड़, हमारे पास चाइनीज़ ड्रोन्स हैं और टर्किश ड्रोन्स हैं। अच्छा, अब उसकी जो डिटेल है, चाइनीज़ चूँकि वैसे ही एक यानी वो बहुत आप कहिए कि सीक्रेट एक रखने वाली स्टेट है, तो वो टेक्नोलॉजी जो है जो हमारे पास है, उम्मीद रखनी चाहिए कि वो भी इक्वल बराबरी की टेक्नोलॉजी होगी। उसकी तफसीलात तो ज़ाहिर है चीन, चूँकि मैंने बताया उनका सीक्रेट, तो वो उस तरह से मार्केट नहीं करते, मुकम्मल तफसील नहीं अपनी प्रोडक्ट की बताते। ये अलबत्ता हम जानते हैं कि चाइनीज़ कुछ मामलात में अमरीकियों से आगे ऑलरेडी जा चुके हैं। मिसाल के तौर पे एप्पल जो कंपनी है उसका CEO इज़ ऑन रिकॉर्ड कि जो लोग ये समझते हैं कि हम चीन में इसलिए प्रोडक्शन हाउस है हमारा कि हमें चीप लेबर चाहिए, तो ये पुराने ज़माने की बातें हैं। हमें इसलिए वहाँ पे अपना प्रोडक्ट असेंबल करवाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। टेलीफोन के स्टेट ऑफ आर्ट जो मशीनरी है जो हम बनाते हैं टेक्नोलॉजी, उसका जो इंजीनियर है, टूल इंजीनियर, वो अमेरिका में दस्तयाब नहीं है, वो चीन में है। ये उनकी सुपेरियरिटी है चाइनीज़ की यानी इंटेलिजेंस में। टिकटॉक जो उनका ऐप है वो ऑलरेडी उसका जो एल्गोरिदम है वो बाकी अमेरिकन सोशल जो ऐप्स हैं, फेसबुक वगैरह, यूट्यूब वगैरह, उनको वो बीट कर गया हुआ है, तो यहाँ चीन आ गया। अच्छा, चांद जो है, मून, इसकी वो वाली साइड जहाँ पे अभी तक अमेरिकन लैंड करते रहे हैं, रशियंस करते रहे हैं, बाकी फ्रांस, इंग्लैंड वगैरह, चीन दी अदर साइड ऑफ द मून वो भी उन्होंने डिस्कवर कर लिया। तो यकीनन हमारे पास जो ड्रोन्स हैं वो compete करने वाले भी होंगे, लेकिन रेडार्स हमारे पास जो हैं वो इतने, जिसे कहना चाहिए, अगेन वही वाली बात है कि अब हमें वो अपग्रेड कर लेने चाहिए। मेरी गुजारिश तरफ इतनी है कि इंडिया के पास अगर ये 30 ड्रोन्स आ रहे हैं तो वो अपनी एयरफोर्स, अपनी आर्मी और अपनी नेवी को देंगे, तो हमारे पास उसका जो यानी टर्किश और चाइनीज़ ड्रोन्स हैं उसको हमारी एयरफोर्स, नेवी और हमारी फ़ौज के पास यानी एक तो वो ड्रोन्स होने चाहिए। दूसरी बात, हमारी रेडार की जो कैपेसिटी है उसको अगर नहीं है तो हर सूरत एनहांस करना पड़ेगा कि 50,000 या उससे ऊपर का कोई ड्रोन जो है वो हमारे सिस्टम में हम उसको पकड़ सकें। ये है हमारे एक्चुअल डिफेंस के इशूज़, यहाँ पर हमें तवज्जो करनी पड़ेगी। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान, उसके तमाम हमसायों, दुनिया भर को शाद और आबाद रखे। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।